हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 चल रहा था, जिसमें आज का टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में संपूर्ण डिटेल। क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम लिखिए या मेंडलीव का नियम लिखिए, सीधा फंडा पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा मेंडलीव के आवर्तिता को समझाइए। आवर्तिता मतलब वर्ग और आवर्त के बारे में समझाना है। पूरा कंप्लीट डिटेल्स चर्चा करूंगा, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे, लास्ट तक देखते रहिएगा। फिर बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त जो सारणी है उसका दोष क्या है, मतलब किस प्रकार से उनमें कमियां पाई गई। फिर इसके बाद लास्ट स्टेज रहेगा इसका, भाई साहब जैसे आधुनिक आवर्त सारणी का यहाँ पर हमारा एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ तो उसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग कितना अच्छा रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब संपूर्ण डिटेल। थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में मैं चर्चा कर लूं कि भाई साहब चैप्टर 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों की आवर्तिता, मतलब तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले डोबे राइनर साहब आए, उन्होंने तीन तत्वों को व्यवस्थित किया। दूसरे नंबर पर न्यूलैंड कास्टेक नियम आया, उन्होंने 8 तत्वों को व्यवस्थित किया, ये 8 तत्वों का क्रम बनाया, फिर भी फेल होता गया। ठीक है, इसके बाद 1869 में हमारे लोथर मेयर साहब आए, इनके भी बहुत सारे प्रबल धन विद्युतीय तत्वों को वक्र के माध्यम समझाया। किरण विद्युतीय तत्वों को अलग से रख दिया, प्रबल धन विद्युतीय तत्वों को अलग से, कम धन विद्युतीय तत्वों को अलग से, हैलोजन का अलग से वक्र, लेकिन ये उतना सुटेबल नहीं हुआ। और मेंडलीव की आवर्त सारणी उन्होंने ही 1869 में अपने कुछ बदलाव के स्वरूप, मतलब जो भी अभी तक डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत था, न्यूलैंड का कास्टेक नियम था, लोथर मेयर की व्यवस्था थी, इनको सबको हटाया। बोला भैया एक काम करो, हम अब थोड़ा सा बेहतर देते हैं। देखो, किसी भी चीज के निर्माण के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, मतलब प्रथम, फिर दूसरी, फिर तृतीय, चतुर्थ। जैसे आप छत में चढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट जंप करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप सीढ़ी के हिसाब से चलेंगे, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, तो आप आसानी से चढ़ जाएंगे। ऐसे ही तत्वों के व्यवस्थित करने के लिए कोई कहे डायरेक्ट मेंडलीव का ही संपूर्ण हाथ है, या कि मान लीजिए आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर संपूर्ण योगदान है, तो ऐसा नहीं होता है। डोबे राइनर ने कुछ बताया, उनकी रूपरेखा को देखते हुए न्यूलैंड साहब आए, बोले भैया कुछ और यहाँ पर मॉडिफाई किया गया। फिर लोथर मेयर साहब आए, फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी आई। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के रूपरेखा को देखते हुए तत्वों को व्यवस्थित किया गया। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। जो आधुनिक आवर्त सारणी है सबसे ज्यादा, है ना, क्या है, उपयोगी है, आज वही चल रहा है। क्योंकि पुराने नियम की बात करें, जैसे मेंडलीव के नियम की बात करें, उनके नियमों में सुधार किया गया। और अभी जो चल रहा है बच्चों, इसमें अब पता नहीं कब तक, जब कोई और अच्छा बेहतर साइंटिस्ट आए और इससे भी बेहतर से कोशिश करे उसको और मॉडिफाई करने की, तो फिर आप एक नया आवर्त सारणी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये सफिशिएंट है और अभी यहाँ तक है, आधुनिक आवर्त सारणी तक। तो आप लोग भी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, है ना, पढ़ेंगे। चलिए, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं बच्चों। मेंडलीव ने अपना नियम कब दिया था? 1869 में दिया था। और इन्होंने किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, है ना, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। ठीक है, अभी तो सिर्फ यहाँ पर कहानी और कथन समझो, इसके बाद हम पूरा एक चार्ट जो है हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके आधार पर समझाएंगे। तो मेंडलीव साहब बोले भाई तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण किसके? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब परमाणु भार के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया। इसके पहले मैंने आपको बताया ना कि डोबे राइनर आए, न्यूलैंड साहब आए, इनका नियम सब फेल। 1869 में मेंडलीव ने कहा भाई हम जितने भी तत्व हैं उनको उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करेंगे, और उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। मतलब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित किया। पहले कम परमाणु भार वाले तत्वों को रखा, फिर बच्चों आगे अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को रखा। तो नियम यदि पूछा जाए, यदि 1 नंबर में मेंडलीव का आवर्त नियम, तो आप यही बताओगे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। अब वर्ग और आवर्त क्या कहलाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे मेंडलीव के आवर्त नियम का विवरण, ये पहले आवर्त आप लोग लिखेंगे बच्चों, फिर वर्ग है।
किसी भी तालिका में यदि क्षैतिज खानों की बात करोगे, क्षैतिज है ना, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो आपका आवर्त होगा, और ऊपर से नीचे चलते हैं तो वो वर्ग होता है। ऊपर से नीचे चलते हैं बच्चों तो ये वर्ग होता है। लेकिन जब आप क्षैतिज खानों की बात करते हैं, क्षैतिज खानों की, तो हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो क्षैतिज खाना है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि टोटल कितने आवर्त हैं, टोटल 7 आवर्त थे, किसके, मंडलीक के आवर्त सारणी टोटल 7 आवर्त थे। और वर्ग की बात करूं तो 8 वर्ग था, और जो शून्य समूह है वो अलग से व्यवस्थित किया गया था। तो चलिए अब हम चलते हैं मंडलीक की आवर्त सारणी में, वहीं पे आपको बेहतर समझाएंगे। तो फिलहाल बुक के आवर्त सारणी में पहुंच चुके हैं। ये हमारे बुक का आवर्त सारणी है, और किसके, मेंडलीव की आवर्त सारणी है। देख सकते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। ओके, चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया, यानी परमाणु भार बढ़ता गया, तत्वों को व्यवस्थित किया गया। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, उसके बाद यहाँ पर लिथियम रखा गया, सोडियम रखा गया, पोटेशियम रखा गया। अब इधर भी चलोगे तो लिथियम से ज़्यादा परमाणु भार, यहाँ पर बोरान है, यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। तो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाएं से दाएं चलेंगे तब पर भी परमाणु भार बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे चलेंगे तब पर भी परमाणु भार बढ़ रहा है। सबसे पहले मैंने बात की इसमें आवर्त कितने हैं, वर्ग कितने हैं। तो आवर्त देखो बच्चों 1 2 3 सॉरी वर्ग है, ये ऊपर से नीचे की बात करते हैं तो ये वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग हैं, और शून्य समूह को अलग से व्यवस्थित किया गया है। और बच्चों इसमें आवर्त की बात की जाए तो ये पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, ये भाई साहब यहाँ पे देखो, ये पहला आवर्त में एक ही भाग है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, चौथे आवर्त में 2 भाग है। देखो ना जरा, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, फिर पांचवें आवर्त में भी 2 भाग है, ये पांचवा, और फिर ये छठा, फिर ये सातवां हो गया। तो इस प्रकार से टोटल कितने हैं, टोटल 7 आवर्त और 8 वर्ग और साथ में शून्य समूह। ये चीज आपको नोट करना है। ठीक है, वर्ग और आवर्त की यदि बात की जाए कि मंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आप बताओगे 8 वर्ग हैं। कितने वर्ग बच्चों, 8 वर्ग, और साथ में शून्य समूह अलग से व्यवस्थित किया गया है। यदि आवर्त की बात की जाए तो आप लोग बताओगे 7 आवर्त। यहाँ पर देखो ना, एक पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथे को 2 भागों में बांटा गया, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, पांचवें को भी 2 भागों में बांटा, छठा भी 2 भागों में, सातवां भी हमारा ये देख सकते हैं, और सातवें भी एक्टिनियम के बाद के तत्व एक्टिनाइड नीचे रखा गया है। और यहाँ पर देखो छठे में लैंथेनम के बाद के तत्वों को लैंथेनाइड तत्व नीचे रखा गया है, नहीं दिख रहा होगा ना, ये आप देखो, ये लैंथेनाइड तत्व हैं जो 14 तत्व होंगे। एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं, ये भी 14 तत्व होंगे। ये देखो जरा, लैंथेनम के बाद के तत्वों को अलग से, एफ ब्लॉक के तत्वों को अलग से रखा गया है ना। आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ोगे वहां पर भी आप लोग समझोगे। तो फिलहाल इतना क्लियर है बच्चों। देखिए आवर्त के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आवर्त में देखिए, इसमें हम पहले आवर्त को क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त। देखिए जरा, पहले आवर्त में केवल और केवल, यहाँ पर बच्चों 2 एलिमेंट्स हैं। पहले आवर्त में केवल और केवल 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए इसे कहा गया अति लघु आवर्त। सबसे पहले यदि बात करें हम आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, यानी मंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे में 8 हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरा जो हमारा आवर्त, यहाँ पर देखो दूसरा और तीसरा, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, 8 तत्व हैं, इसे लघु आवर्त कहा गया। जो हमारा चौथा है और पांचवा है, इसमें 18 तत्व हैं। ठीक है, इसमें टोटल 18 तत्व। ये चौथे की बात करें, पांचवें की बात करें, इनमें 18 तत्व हैं। देखो इसको सिर्फ समझना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से जो बीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कभी नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस सारणी को केवल समझना है, इसके आधार पर इनके तत्वों को याद नहीं करना है। तत्वों को याद करना है आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर, तो परेशान नहीं होंगे। ओके, ठीक बच्चों। तो जो आपका चौथा आवर्त और पांचवा आवर्त है, इसमें 18 तत्वों को रखा गया, जिसे हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त। और आपका जो छठा और सातवां है, ठीक है, वैसे छठे आवर्त में कितने हैं, 32 तत्व हैं, क्योंकि भाई साहब 14 तत्व नीचे रख दिए गए ना। ठीक है भाई, इसमें केवल और केवल 18 तत्व ही दिखाई देंगे। इसमें टोटल काउंट करोगे तो केवल 18 तत्व दिखाई देंगे, क्योंकि 14 तत्व नीचे रखा गया। तो जैसे हमने कहा कि जो आपका चौथा और पांचवा था, इसे बोलते हैं दीर्घ आवर्त, और इसे हम
अति दीर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति दीर्घ। जो छठा है अति दीर्घ, और जो सातवां था इसमें रिक्त स्थान बचा था, मतलब कुछ तत्वों की खोजे जाने की संभावनाएं थी। बोल दिया भैया यहाँ पर खाली अभी तत्व है ही नहीं है, तो खोजे जाने की संभावनाएं थी। इसलिए तो बोला गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से बहुत कुछ हमें सहयोग मिला आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ये जो रिक्त स्थान ये बताता है कि आगामी समय कोई नए तत्वों की खोज होगी, इसलिए बोला गया सातवें आवर्त को क्या बोला गया? दीर्घ तो है लेकिन अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण दीर्घ आवर्त कहा गया। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व हैं जिसे लघु आवर्त कहते हैं, चौथे और पांचवें में 18 तत्व हैं जिसे हम दीर्घ आवर्त कहते हैं, छठे में 32 तत्व हैं किंतु 18 तत्व दिखाई देते हैं क्योंकि लेंथेनाइट तत्व नीचे रख दिया गया है, तो इसे हम बोलते हैं अति दीर्घ। और सातवें में है ना, यहाँ पर अपूर्ण है, यानी कुछ नए तत्व खोजे जाने की संभावना है, इसलिए इसे अपूर्ण दीर्घावर्त कहा गया, जिसमें 28 तत्व हैं, 4 तत्वों को बाद में खोजा गया। अब हम बात करते हैं वर्ग में बच्चों। वर्ग में यदि बात की जाए तो टोटल 8 वर्ग है और शून्य समूह को अलग से जोड़ा गया है। जिस शून्य समूह की बात की जाए शून्य समूह सहित, तो टोटल वर्गों की संख्या 9 है। जो हमारा बच्चों 1 से 6 तक, यहाँ पर 7 तक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग है। पहले देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग है। और वर्ग 1 से 7 तक, वर्ग 1 से 7 तक यहाँ पे ए और बी 2 उप समूह विभाजित किया गया है, यानी 2 उप वर्गों में बांटा गया है। और जो हमारा बच्चों ये 8वां वर्ग है, इनमें 3 तत्वों को एक साथ रखा गया है। साथ में यदि हम बात करें शून्य समूह को अलग से जोड़ा गया है। इस प्रकार टोटल वर्गों की संख्या 9 है। अब आप लोग लिखोगे तो बोलोगे सर कहाँ से लिखेंगे? स्क्रीनशॉट लेने का समय मैं दे दूंगा, तो आप लोग लिख सकते हो, तैयार कर सकते हो। देखो जरा, आवर्त में पहले आवर्त को अति लघु क्योंकि 2 तत्व हैं, दूसरे तीसरे में 8 तत्व हैं इसलिए लघु आवर्त, चौथे और पांचवें में 18 तत्व हैं दीर्घ आवर्त, छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, सिर्फ 18 दिखाई देते हैं क्योंकि लेंथेनाइट के 14 तत्व अलग से रहे, इसलिए अति दीर्घ आवर्त, और इसे अपूर्ण दीर्घावर्त कहते हैं। इसके बाद वर्ग की बात करते हैं बच्चों। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग हैं, है ना। 1 से प्राप्त तक के वर्गों को 2 वर्गों में ए और बी, मतलब यहाँ पर प्राप्त लिखा है लेकिन ये 7 होना चाहिए, ठीक है, 7 है बच्चों, क्या है? 7 है। 7 तक के वर्गों को 2 वर्ग में बांटा गया, ए और बी में, ठीक है। 8वें वर्ग में 3 है ना समूहों में रखा गया, 3 एलिमेंट्स को, और शून्य समूह को अलग से जोड़ा गया जिसे निष्क्रिय समूह भी कहा जाता है, उसमें निष्क्रिय तत्वों को रखा गया। इस प्रकार शून्य समूह सहित समूहों की संख्या 9 है। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे रहा हूं ना, ताकि कोई बच्चा नोट्स बनाता हो तो ये ना कह पाए सही भाई साहब कि हम सर समझ ही नहीं पाए। तो देखो भाई साहब, वर्ग की बात करता हूं तो टोटल 8 वर्ग हैं। 1 से 7 तक में 2 भाग हैं, ए और बी, है ना। और ये अब इसमें 3 भाग हैं, एक प्रकार से 3 तत्वों को एक साथ रखा गया। शून्य समूह को अलग से जोड़ा गया जिसमें निष्क्रिय तत्वों को रखा गया। इस प्रकार टोटल वर्गों की संख्या 9 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने समझ ली। अब यहाँ से हम बात करेंगे बच्चों मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। जो काम का चीज है, जो हेल्पफुल है, उसे हम नहीं ठुकरा सकते हैं, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, पहला नंबर बच्चों कि जो मेंडलीव साहब थे, जैसे हाइड्रोजन को यहाँ पर रखा, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये जो है लगभग ये जो 7वां वर्ग है ना, इसमें भी समानता दर्शाता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दे पाया। उनकी कमियां बता रहा हूं। पहला नंबर, हाइड्रोजन का स्थान ना दे पाना। हाइड्रोजन में उनका जो है दिया गया स्थान निश्चित नहीं था, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये भाई हाइड्रोजन तो पहले समूह से गुणों में कुछ समानता रखता है और 7वें समूह के भी गुणों से समानता रखता है, इसलिए उन्होंने कहा ये पहले में भी और 7 में भी है, इसलिए स्थायित्व की व्याख्या हाइड्रोजन के लिए नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट ये था कि तत्वों की व्यवस्था में विसंगति। विसंगति का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ तत्वों को मान लीजिए परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहां पर व्यवस्थित कर दिए गए कि कम भार वाले को पहले और अधिक भार वाले को बाद में व्यवस्थित किया। जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आर्गन का आप देखो 39.9 है, इसका अधिक है और इसको पहले रख दिया, और पोटेशियम का कम है, इसको बाद में रखा। देखो ना भाई, उन्होंने क्या बताया था कि हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं कि अधिक वाले को पहले रख दिया और बाद वाले को, यानी तत्वों की व्यवस्था में भी विसंगतियां थी। परमाणु भार के आधार पर जब आप रख रहे हो तो पहले कम वाले को रखो ना, अधिक वाले को क्यों रख रहे हो?
ठीक है। इसी प्रकार कोबाल्ट को निकिल के पहले व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमारा ये कोबाल्ट है, यहाँ पर देखो जरा, कोबाल्ट का है 58.93 और निकिल का 58.69। तो भाई ये पहले निकिल होना चाहिए ना, बाद में कोबाल्ट होना चाहिए। अब इनसे आप अर्थ समझो कि भाई दूसरे हाइड्रोजन की स्थिति में आपने समझा कि हाइड्रोजन पहले समूह और सातवें समूह समानता रखता है, इसलिए उन्होंने भाई साहब निश्चित स्थान नहीं दे पाए। इसी प्रकार तत्वों की व्यवस्था में भी कुछ कमियां थी उनकी। पहले नंबर में हमने कहा कि भाई कम परमाणु भार वाले को पहले रखना था, लेकिन तत्वों की समानता के कारण अधिक भार वाले को पहले रख दिया। जैसे यहाँ पर बोला गया आर्गन को पहले रख दिया जबकि क्रिप्टॉन को पहले होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट को पहले रख दिया जबकि निकिल होना चाहिए। कम परमाणु भार वाले को बाद में रखा, तो ये उसकी व्यवस्था है। अब इसमें जो है अभी तो ये असमानता हो गया द्रव्यमान के आधार पर। अब जैसे असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया। असमान तत्वों का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उनमें एक ही प्रकार के गुण नहीं है, एक ही प्रकार के गुण नहीं है, लेकिन उनको साथ में रखा गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सिक्का धातु। सिक्का धातु का मतलब क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं कापर की बात करते हैं, है ना, और सिल्वर की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं, इसको क्षारीय समूह के साथ रख दिया गया, लिथियम के साथ रख दिया गया, सोडियम के लाइन पे रखा गया, ठीक है। तो ये उनकी असमान तत्वों के कारण एक प्रकार से कमी है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखो, सिक्का धातु कापर है, ठीक है, इसके बाद ये गोल्ड है, ठीक, ये आपका एजी सिल्वर है, इनको क्षार धातुओं के साथ रख दिया, तो ये उनकी असमानता है, ये उनकी कमियां हैं, ठीक है। अब जैसे ये असमान गुण वालों को भी साथ में रख दिया, भाई ये क्षार धातु थे, इनके साथ सिक्का धातु आपने रख दी, तो ये उनकी कमी थी। 3 कमी हो गए ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ये तत्वों की भी संगतियां हैं उनके। समान गुण वालों को अलग अलग रख दिया गया, यानी कई ऐसे तत्व हैं जो कि समान गुण में मतलब एक दूसरे से बिल्कुल, है ना, मिलान करते हैं या समानता दर्शाते हैं, लेकिन उनको अलग अलग रख दिया गया, तो ये उनकी कमियां थी। अब जैसे बच्चों समस्थानिकों का स्थान नहीं बता पाए। समस्थानिक आप लोगों ने पढ़ा है। समस्थानिक का मतलब क्या है, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, सही है कि नहीं, थोड़ा समझिएगा। लेकिन समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखना, जैसे मान लीजिए क्लोरीन को लेते हैं, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, सही है कि नहीं, मान के चलता हूं। समस्थानिक का मतलब क्या होता बच्चों, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो भाई जब परमाणु भार अलग अलग है तो यहाँ पर बताना चाहिए ना कि यहाँ पे 2 क्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि 2 परमाणु भार वाला है, लेकिन एक ही चीज को। भाई इनकी कमियों के पीछे रीजन है, क्योंकि इन्होंने परमाणु भार के आधार पर दर्शाया, लेकिन अच्छे से स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए। भाई क्लोरीन के हम जब समस्थानिक की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 35 भी और 37 भी है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन रखना चाहिए ना, क्योंकि भाई परमाणु भार बढ़ते हुए क्रम में रखा इन्होंने, तो 2 बार क्लोरीन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो ये उनकी कमियां थी, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो हमारा 8वां वर्ग है, ये 8वां वर्ग है। 8वें वर्ग में तत्वों के सारणी में कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं था, मतलब सही ढंग से इसमें स्थान ही नहीं दे पाए कि 8वें समूह में कौन कौन से तत्वों को रखें, कौन कौन से तत्वों को ना रखें। ऐसे दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान एकदम सही नहीं था, ठीक है। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में लैंथेनम के बाद दुर्लभ मृदा तत्वों को बोला भैया हम अलग रख देते हैं, और इसको कुछ भी नहीं बताए, श्रेणी वगैरह कुछ भी नहीं बताए। आवर्त सारणी में जो 6ठा आवर्त है ना बच्चों, ये 6ठा आवर्त है, इसमें देखो लैंथेनम के बाद की 14 तत्व हैं, ठीक है। भाई परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए तो यहीं पे रख देते, समानता के आधार पर क्यों कर रहे, तो ये उनकी कमी थी ना कि परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित कर रहे हो, तो भाई ऐसे ही करना चाहिए। तो आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में लैंथेनम के बाद दुर्लभ तत्वों के गुणों में बहुत समानता होने के कारण एक ही स्थान पर रखा गया, जबकि इनके परमाणु द्रव्यमान में भिन्न भिन्न है। भाई इनमें परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता है, आगे पीछे परमाणु द्रव्यमान हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर एक्टिनाइड तत्वों की बात करेंगे तो इनमें परमाणु द्रव्यमान में थोड़ा सा भिन्नता है, लेकिन समानता के कारण इनको एक साथ रख दिया गया, तो ये उनकी कमियां थी। निष्क्रिय गैसों का स्थान, पहले उन्होंने निष्क्रिय गैसों का स्थान नहीं छोड़ा था, इसलिए तो भाई साहब बाद में शून्य समूह को जोड़ा, ठीक है, और साथ में विकर्ण संबंध के बारे में व्याख्या न कर पाना, ये उनकी कमियां थी। कोई बात नहीं भाई साहब, अब पूरा स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा। पहला जब आपने पॉइंट देखा था कि हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान न होना,
तो इसको डिटेल से आप लोग लिखेंगे कि हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है, क्योंकि यह गुणों में पहले वर्ग के तत्वों से समानता रखता है और कुछ सातवें वर्ग से समानता रखता है, इसलिए इनमें जो है थोड़ा सा है ना निश्चितता नहीं थी और इसका निश्चित स्थान नहीं दे पाए। तत्वों के व्यवस्था में विसंगतियां है ना, कि भाई तत्वों को पहले यहाँ पर देखो कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर परमाणु भार वाले तत्वों मतलब कम भार वाले तत्वों को पहले रखना चाहिए, लेकिन अधिक भार वाले को पहले रख दिया, जो असंगति है। एग्जाम्पल आर्गन को पहले रखना चाहिए, यहाँ पर देखो आर्गन को पहले रख दिया गया जबकि इसका अधिक है और पोटेशियम को बाद में रखा गया। ऐसे ही बात करते हैं कोबाल्ट का है 58.93, इसको पहले रखा गया जबकि निकिल को रखना चाहिए। ऐसे असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया भिन्न भिन्न गुण वाले, मैंने आपको समझाया था ना सिक्का धातुओं को इसके साथ रख दिया गया, तो ये असमानता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलें। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखना, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि समानता दर्शाते लेकिन अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। समस्थानिकों का स्थान नहीं दर्शा पाए। मैंने कहा कि क्लोरीन के दो भार हैं, एक 35 और 37, क्लोरीन के दो भार है ना 35 और 37, तो भाई परमाणु भार अलग अलग है ना, तो इनको अलग अलग व्यवस्था होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं कर पाए। ठीक है, आठवें तत्वों का स्थान नहीं दे पाए, भाई आठवें वर्ग के स्थान को नहीं दिया अच्छे तरीके से, उनको तीन तीन भागों में बांटा। ठीक है, उचित स्थान ना दे पाना। दुर्लभ तत्वों का स्थान नहीं, आपने बताया ना अभी जैसे कि भाई एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को समानता के कारण एक साथ रख दिया गया, परमाणु भार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। निष्क्रिय गैसों का स्थान बच्चों, साथ में विकर्ण संबंधों के व्याख्या न कर। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, थोड़ा सा इतना समझदार हैं। विकर्ण संबंध के बारे में मैं इसके लास्ट में एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा विकर्ण संबंध है क्या, जबकि इनके में विकर्ण संबंध आप नहीं समझ पाएंगे, केवल और केवल विकर्ण संबंध आप आधुनिक आवर्त सारणी से समझा पाओगे। ठीक है, अब इनकी उपयोगिता क्या है, तत्वों के गुणों आदि के अध्ययन में सुविधा। ठीक, अब आप इसका डिटेल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 11th के हिसाब से मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपयोगिता में आप लोग लिखेंगे पहला नंबर तत्वों के गुणों आदि के अध्ययन में सुविधा, मतलब ये क्रम पता चल गया भाई साहब कि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर है, तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ न कुछ समानता होगी, इसलिए ये थोड़ा सा ये पता हो गया कि भाई साहब यहाँ पे ये तत्व होने चाहिए। नए तत्वों की खोज में, नए तत्वों की खोज में का मतलब क्या हुआ कि भाई चार तत्व, जैसे मान लीजिए लास्ट वाले आवर्त में चार तत्व नहीं है तो खाली छोड़ दिया गया, तो इससे आगामी समय में जो वैज्ञानिक साहब आए उनको ये पता हो गया कि भाई साहब खाली है तो कोई ना कोई इसी से मिलता जुलता इसी गुण वाला कोई नया एलिमेंट्स होगा, जिससे नए तत्वों की खोजने में आसानी हो गई। और अब आधुनिक आवर्त सारणी में पूरे 118 तत्व हैं। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में आसानी से परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है इनके आधार पर। संदिग्ध परमाणु द्रव्यमानों के शोधन में, परमाणु द्रव्यमानों के शोधन में मतलब ये हुआ कि जो आगामी समय में जो तत्व खोजी जाएगी तो भाई इससे कम द्रव्यमान वाला तो हो ही नहीं सकता, अधिक वाला ही होगा। अनुसंधान में सहायक होता है। ठीक है, अनुसंधान में सहायक होता है कि परमाणु द्रव्यमान किसी पदार्थ का इतना है तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को उठा करके ध्यान देते हैं, तो इनको पॉइंट में याद करना है। देखो मेन रूप से मैंने इसके सारणी को पूरा डिटेल में समझा दिया, जो सारणी है मुख्य रूप से ये जो सारणी है, ठीक है, इसके दोष तैयार कर लेना है भाई। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में आएगा, उसके आवर्तिता के बारे में आएगा तो आवर्त और वर्ग लिखोगे। ठीक है, यदि उसके दोष के बारे में आएगा तो 5 दोष लिख लेना। ठीक है, साथ में उसका उपयोग आएगा तो 5 उपयोग लिख लेना। खत्म कहानी, एक लाइन में तो बनना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर दें, काफी लंबा भैया है ना वीडियो हो चुका है, और इसका मैं आप लोगों को नोट्स ले दी कहूँ तो नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 96 85 29 91 49। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 96 85 29 91 49। कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, आप ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।